हेलो बच्चों, मैं प्रिया राठौर आपके लिए लेकर आ गई हूँ आज के न्यू लेक्चर का L2 जो कि हमारा चैप्टर शुरू हो चुका है। नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9 क्लास 12 और आज हम करने वाले हैं उसका L2 यानी कि लेक्चर नंबर 2। तो देख लेते हैं क्या है इसमें। चैप्टर फ्लो आपको एक्सप्लेन कर ही दिया कि हमें क्या क्या करना है। और आज जो है हम पढ़ने वाले हैं पशु प्रजनन के बारे में, यानी कि एनिमल ब्रीडिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। और साथ में हम पढ़ेंगे उसके प्रकारों में अंतः प्रजनन और बाह्य प्रजनन क्या होते हैं। साथ में अंतः विशिष्ट संकरण या अंतर जातीय संकरण क्या होता है ये भी देखेंगे, ये भी प्रकार ही है इसी का। और कृत्रिम प्रजनन यानी कि कृत्रिम गर्भाधान क्या होता है ये भी देखेंगे। तो आ जाइए जल्दी से, जहां पे भी आप हैं आ जाइए, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से, यानी कि बोर्ड के पर्पज से। अगर कोई अच्छा खासा क्वेश्चन बनता है तो इस पर बनता है, क्योंकि बाकी जैसा कि मैंने कहा चैप्टर बहुत इजी है और आई होप आपको जो क्लास में ही काफी कुछ समझ में आ जाता होगा इसमें। चलिए, तो पशु प्रजनन है क्या पहले ये देख लेते हैं। पशु प्रजनन की अगर हमें परिभाषा देनी है तो हम क्या दे सकते हैं कि पशुओं में प्रजनन करवाना। लेकिन एक और हमारे पास परिभाषा पूछी जा सकती है जिसको हम बोलते हैं पशु विज्ञान की परिभाषा, जिसे हम देखेंगे आज। तो पशु विज्ञान क्या है? पशु विज्ञान की वह शाखा है जिसमें घरेलू पशुधन की आनुवंशिकता में ऐसे सुधारों का अध्ययन किया जाता है जो कि मानव के हित में होते हैं। ठीक है, क्या है? यह एक विज्ञान की शाखा है जिसमें घरेलू पशु यानी कि जितने भी हमारे डोमेस्टिक एनिमल है, गाय, भैंस, घोड़ा, ठीक है, कैमल यानी कि ऊंट, बकरी वगैरह जितने भी पशु हैं उनका आनुवंशिकता का अध्ययन करना है हमें, उनके जेनेटिक्स का अध्ययन करना है और उससे हमारे बेनिफिट्स में क्या काम हो सकते हैं, मानव कल्याण में क्या काम हो सकते हैं, वो जानना, समझना और उसका इंप्रूवमेंट करना कहाँ पे ले जाके, पशु प्रजनन में ले जाके। ठीक है, तो ये विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम क्या करते हैं, आनुवंशिकता का अध्ययन करते हैं और सुधार भी करते हैं। ये बात आप ध्यान रखें, क्योंकि कई बार बोर्ड में या नीट में आप देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कि पशु प्रजनन या पशु विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है सिर्फ आनुवंशिकता का अध्ययन, आनुवंशिकता का सुधार, दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप सिर्फ आनुवंशिकता वर्ड को ध्यान में रखेंगे और आनुवंशिकता पे टिक कराएंगे। जयराम जी की बम फोड़ दिया हमने, तो हमारा तो पेपर बहुत बढ़िया गया है। लेकिन बाद में आपको पता चलेगा कि इसमें सुधार वर्ड भी है। ठीक है, ऐसा ही हमने जब ह्यूमन वाले पढ़े थे, मानव कल्याण वाले, उसमें भी हमने ये पढ़ा था कि आनुवंशिकता का अध्ययन प्लस इंप्रूवमेंट दोनों काम जो है वो किए जाते हैं। तो ये छोटे छोटे वर्ड आपको कभी कभी धोखा दे जाते हैं, इनको ध्यान में रखेंगे। अब है नस्ल। नस्ल आप ध्यान रखेंगे बच्चों को, कई बार देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आने वाली है इस टॉपिक में, तो कृपया कहीं नहीं जाएं और अच्छे से इस लेक्चर को अटेंड करें, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं ब्रीड की, कि हम क्या, जो आप आसपास सुनते हैं कि ये कुत्ते की ये ब्रीड है, गाय की ये ब्रीड है, जनरली आपने कुत्ते की ही सुनी होगी। डॉग्स की ब्रीड के बारे में, क्योंकि आजकल फैशन चला हुआ है डॉग को पालने का, तो आप देख लैब्राडोर है ना, पग है, अलग अलग प्रकार के डॉग जो है आपने देखे होंगे। तो ये ब्रीड होती क्या है, थोड़ा सा आप 11th में जरूर पढ़ के आए हैं, वही अगर मेरी क्लास आपने अटेंड की है, कि ब्रीड कुछ नहीं है, उनका जेनेटिक मटेरियल सेम होता है, कुछ कुछ कैरेक्टर में वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, बाकी आकारिकी प्रकारिकी और जीन में वो एक जैसे होते हैं और उनमें हम प्रजनन करवा सकते हैं। ठीक है, क्या है? पशुओं का ऐसा समूह जो वंश का मतलब इनका जो जीनस है वो समान है, ठीक है, एवं सामान्य लक्षणों जैसे कि दिखावट, आकृति, आकार एवं समरूपण का मतलब वही देखने में, है ना, 2 हाथ हैं तो 2 पैर उसके भी हैं, 2 कान एज इट इज हैं, 2 आंखें एज इट इज है, शरीर पे बाल है, तो ये जो है सारी चीजें समरूपण में आती हैं। में समान हो उसे एक नस्ल कहा जाता है। बोर्ड में कई बार ये परिभाषा पूछी जा चुकी है कि नस्ल का क्या मीनिंग है या क्या परिभाषा है। ठीक है, क्या है नस्ल? एक ही वंश से जुड़े हुए पशुओं का वह समूह जो सामान्य आकारिकी यानी आकृति, आकार और देखने में, समरूपण में एक जैसा हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात,
प्रजनन भी कर सकता हो आपस में, तो उसे हम क्या कहते हैं, नस्ल कहते हैं या ब्रीड कहते हैं। क्योंकि अगर प्रजनन नहीं करेगा तो उनकी स्पीशीज अलग अलग हो जाएगी, लेकिन ये प्रजनन कर सकते हैं आपस में। जैसे कि हम बोलते हैं कि भाई आप चाहो तो आप लैब्राडोर और जर्मन शेपर्ड में जनन करवाना चाहते हो, चाहे वो नेचुरली हो, मतलब वो भी कहीं मिले आपस में और उनमें प्रजनन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि उनमें प्रजनन नहीं होगा, बल्कि आप सोचते होंगे कि लैब्राडोर अलग है ना, और जर्मन शेपर्ड अलग है, तो आप उनमें प्रजनन करवा सकते हो, या वो नेचुरली भी क्या कर सकते हैं, प्रजनन कर सकते हैं, पर उनमें दोनों के लक्षण आएंगे जब जनन होगा तो। ठीक है, पढ़ेंगे अभी इसको थोड़ा सा डिटेल में। तो उसे हम क्या कहते हैं, नस्ल कहते हैं। विभिन्न पशुओं की उन्नत नस्लें निम्नलिखित सारणी में दी हुई है। हमारे पास ऐसे ही हमने एक ब्रीड को दूसरी ब्रीड से क्या करवा के, जनन वगैरह करवा के, जनन के प्रोसेस पढ़ेंगे हम, कैसे कैसे करवाते हैं, किस मेथड से करवाते हैं, वो सब कुछ पढ़ेंगे। तो हमारे पास कुछ उन्नत नस्लें, उन्नत नस्लें का मतलब क्या हुआ भाई, एडवांस हमारे पास ब्रीड है जो नॉर्मल वाली ब्रीड से कहीं ज्यादा बेहतर है। जैसे कि गाय, हमें एक ऐसी गाय चाहिए जो दूध ज्यादा देती हो, लेकिन हमारे पास एक ऐसी गाय है जो दूध कम देती है, तो हम उस गाय का जनन किसी ऐसी चीज से या दूसरी गाय से करवा दें जो दूध ज्यादा क्वांटिटी में देती हो, तो हमारे पास एक नई तरह की गाय तैयार हो जाएगी जो दूध ज्यादा देती है। तो हमने क्या करा, हमारी पुरानी गाय को एडवांस कर दिया, एडवांस ब्रीड लेकर आ गए। तो यही है एडवांस नस्लें, बहुत सारी हैं, आपको इनके नाम याद करने हैं। नीट के पर्पस से ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है नाम, क्योंकि आज तक कभी नीट में किसी स्पीशीज या नस्ल के बारे में नहीं पूछा गया है। लेकिन देखो, जैसा कि मैंने कहा, बैड लक कभी भी बदल सकता है, तो आपका बैड लक अगर चल रहा हो तो आपसे पूछी जा सकती है, तो आपको एक नज़र इस पर डाल लेनी चाहिए। क्या क्या हमारे पास नस्लें हैं, सबसे पहले हम गाय की बात करेंगे, और यहाँ पे आपको इनका साइंटिफिक नेम याद रखना है। गाय का नाम है बॉस इंडिकस, इंडियन गाय, ठीक है, और बॉस टॉरस, ये दो नाम साइंटिफिक नेम है किसके, गाय के, और आपको ये याद रखने हैं। उन्नत नस्लें हमारे पास कौन कौन सी है, हमारे पास है जर्सी, हरियाणवी, हॉल्स्टीन, फ्रीजियन, राठी, थारपाकर। ये गाय की विभिन्न नस्लें हैं जो हमने प्रजनन करवा के, एक दूसरे से प्रजनन करवा के डेवलप की है। ठीक है, अच्छा दूध देती हैं, ठीक है, अच्छी स्वस्थ हैं, प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा है, बहुत सारे कैरेक्टर इनमें ऐसे हैं जो हमें इनको पालने पर मजबूर करते हैं ताकि हमारी जो दूध उत्पादन की क्षमता है वो ज़्यादा हो जाए। ठीक है, फिर है भैंस, जिसके बारे में मैंने आपको एक जोक सुनाया था। इसका साइंटिफिक नेम आपको याद रखना है, इसका नाम है बुबेलस बुबेलिस। ठीक है, बड़ा ही खतरनाक नाम है, बुबेलस बुबेलिस इसका नाम है, ये आपको याद रखना है साइंटिफिक नेम। क्या है हमारे पास इसमें, मुर्रा, नीली, महसाना, जाफराबादी और सूरती भी है इसमें। सूरती भी एक नस्ल होती है इसकी, ये भी आप याद कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, मतलब गाय और भैंस की, आगे और भी आती रहेंगी, मुर्गे की भी आपको बताएंगे, मुर्गा मुर्गी की भी नस्लें बताएंगे। तो ये है, बात करते हैं हम अंतः प्रजनन की। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि भाई क्या क्या हमारे पास गायें हैं। तो ये आप देख रहे हैं, ये गिर गाय है, गिर, ये गिरी हुई नहीं है, ये अच्छी है, लेकिन ये गिर है, गुजरात का एक क्षेत्र है गिर, वहाँ की गाय है और उसी के नाम से इसको नाम दिया हुआ है गिर गाय। ठीक है, ये साहीवाल है, देखने में तो आपको सेम ही लग रही होगी, लेकिन क्यों ये अलग है, क्योंकि इनकी उत्पादन क्षमता बहुत ज्यादा है, दूध उत्पादन करने की, इनके दूध में जो प्रोटीन की मात्रा है वो बहुत ज्यादा है। फैट जो है कि कोई फैट के लिए पाली जाती है, जैसे कि आपको पता है, पता नहीं, जो गांव के बच्चे हैं वो बिल्कुल अच्छी तरह से इससे वाकिफ है कि गाय के दूध में फैट कम होता है, वसा कम होती है ना, और गाय का दूध हल्का माना जाता है। छोटे बच्चे जो होते हैं, जन्म जिनका हुआ होता है, वो अगर अपनी मदर का मिल्क नहीं पी पाते हैं तो उनको गाय का दूध प्रेफर किया जाता है, क्योंकि कहते हैं कि गाय का दूध जो है वो बहुत लाइट होता है, बच्चे उसको आसानी से पचा पाते हैं, फैट कम होता है इसमें। ठीक है, लेकिन जो भैंस का दूध है वो भारी होता है, इसमें वसा की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। गांव के बच्चे हैं वो इस बात को आई थिंक अच्छी तरह से समझते होंगे कि क्या फर्क है गाय और भैंस में। ये जो भैंस है ये है आपकी मुर्रा भैंस।
सबकी अपनी अपनी क्वालिटीज है, अब जिसकी वजह से ये इतनी फेमस है, आपको यूट्यूब पे दिखाई जा रही है बढ़िया से, है ना। क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि ये सेलिब्रिटी है, हमने इनको प्रजनन करवा करवा के नई ब्रीड उत्पादन की है। देखने में तो सेम ही लग रही है भाई, ये और ये आपको सेम ही लग रही होगी, है ना। काला अक्षर जैसे भैंस बराबर है, तो भैंस तो है ही यहाँ पे, तो ये भी आपको भैंस ही लग रही होगी, लेकिन ये जेनेटिकली थोड़ी सी डिफरेंट है। अब ये बनाए कैसे, है ना, ये जो हमने प्रजनन करवाया है ये कैसे करवाया है? तो ये हमने करवाया है कुछ मेथड से जो आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला मेथड है अंतःप्रजनन। आपको पूछ लिया जाए कि प्रजनन की विधियां क्या हैं, तो हम जो अब पढ़ने वाले हैं वो प्रजनन की विधियां हैं। यहां पे लिख दूं मैं, ठीक है। सबसे पहला हम बात करेंगे अंतःप्रजनन यानी कि इनब्रीडिंग की। क्या है इसके दोनों हिंदी और इंग्लिश नाम आपको बता रहे होंगे। इनब्रीडिंग मतलब ब्रीड के अंदर ही जनन करवा देना। अब ये क्या कहानी बोल दी आपने, तो वो मैं आपको समझाऊंगी। पहले इसकी रामायण देख लेते हैं, क्या बोल रहा है ये। इस प्रकार के प्रजनन में एक ही नस्ल के 4 से 6 पीढ़ी तक के संबंधित नर व मादाओं में संगम होता है। क्या कहानी है ये? अब मेरी बात सुनो। देखो, हमने ब्रीड की बात बता दी आपको कि ब्रीड क्या है, एक ही जीनस से संबंधित विभिन्न प्रकार के जंतु जो आपस में जनन कर सकते हैं या आप उनमें जनन करवा सकते हैं। वो अलग अलग जातियां नहीं है, वो क्या है, नस्ल है, यानी कि ब्रीड है। अब मान लो हमारे पास एक ब्रीड है, ये कोई भी ब्रीड है, गाय की ब्रीड बात कर लेते हैं। गाय की कोई एक ब्रीड है यानी कि नस्ल है, ठीक है। और ये बात मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, नस्लें आपस में जनन कर सकती हैं क्योंकि उनका वंश एक होता है, वो अलग अलग जाति नहीं होती, उनमें आनुवंशिक गुण सिमिलर से होते हैं, यानी कि जेनेटिक कैरेक्टर सेम होते हैं, ठीक है। ये कोई दूसरी ब्रीड है जिसकी बात हम अभी नहीं करेंगे। अब इसको छोड़ दो, ठीक है। इस ब्रीड की बात करते हैं। अगर एक ही नस्ल में मान लो इसकी ब्रीड के हमारे पास एक नर है। अब नर है तो मैं ऐसा बना रही हूं और आपको पता है ये डब्बू वाला बना रही हूं। ये मान लेते हैं ये हमारा कोई नर है और ये मादा है, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम चेंज करने के हिसाब से मैंने एक गोल और एक स्क्वायर बनाया है। चलिए, ये नर व मादा है, इसको वहां से मत रिलेट करिएगा परिवार नियोजन से, जस्ट मैंने एक एग्जांपल दे दिया है, ठीक है। नर व मादा है यहाँ पे, ये एक ही ब्रीड के। मान लो ये गिर है, ये गिर गाय है और ये भी गिर गाय का नर है और ये भी गिर गाय की मादा है। हमने देखा कि इसका नर जो है वो बहुत स्ट्रांग है, मतलब इसमें अच्छा हष्ट पुष्ट है, ताकत भी है, प्रतिरोधक क्षमता मतलब रोगों से लड़ने की पावर इसमें बहुत ज्यादा है, ज्यादा बीमार नहीं होता। लेकिन ये जो मादा है ये दूध बहुत ज्यादा देती है, ठीक है। लेकिन इसकी एक कमी है कि ये बीमार बहुत जल्दी हो जाती है। तो हमें इसका दूध वाला चीज तो रखनी है, लेकिन हमें इसकी बीमारियों को कम करना है। तो हमने क्या किया, इन दोनों को सेलेक्ट कर लिया और इनके बीच में जनन करवा दिया। ये लो बच्चे हो गए इनके, जनसंख्या बढ़ाओ, ये 4 बच्चे हुए इनके। अब जो अंतःप्रजनन है उसको ध्यान से सुनना। इनब्रीडिंग किसको कहते हैं? इनब्रीडिंग एक ही नस्ल के जीवों में की जाती है और जिसे आप कहते हैं ना कि भाई बहन में शादी करवा देना, वैसा ही होता है इनब्रीडिंग में। जो कि साइंस इस बात को, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि साइंस इनब्रीडिंग को बहुत ही डिप्रेसिव मानती है ना। जो हम लोग है ना ह्यूमंस, वो कहते हैं कि भाई जाति की जाति में शादी करवा देते तो अच्छा होता है, लेकिन साइंस मानती है कि आपको एक्स्ट्रा मतलब बाहर की जातियों में भी शादी करानी चाहिए ताकि आपकी जीन्स जो है वो विकसित हो। तो ये क्या है जिसको हम पाप मानते हैं? क्या पाप मानते हैं? भाई बहन में शादी करवा देना। यहाँ पे पाप नहीं मानते। यहाँ पे एक हमने नर व मादा लिए, उसके 4 बच्चे हुए, चारों में ये क्षमता आ गई है कि ये अच्छा दूध देते हैं और इनकी प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी आती है। तो इनमें से फिर हमने क्या किया, मान लो 2 जो हैं, अब देखो आपने मेंडल वाला पढ़ा हुआ है, आपको पता है कि 2 अगर
करेंगे तो प्रभावी चीज ही सामने आएगी। अप्रभावी चीज जो है या तो वो दब जाएगी, और अगर वो अप्रभावी है और उसके विषम युग्मजीय अवस्था में है तो वो दिखेगी नहीं, लेकिन अगर वो सम युग्मजीय अवस्था में है तो वो अपना भयंकर वाला कैरेक्टर शो कर देगी। तो जब ये बच्चे जन्मेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इनमें से हमें जो कैरेक्टर चाहिए वो कौन सा है। हमें क्या कैरेक्टर चाहिए, हमें प्रतिरोधक क्षमता वाला ज्यादा चाहिए और दूध देने वाला ज्यादा चाहिए। तो मान लो एक ये वाला जो बच्चा था, ये मान लो मादा है, ये ऐसी मादा है जो अच्छा दूध दे रही है और इसमें प्रतिरोधक क्षमता भी ज्यादा है। ऐसा ही एक ये बच्चा है, ये मान लो नर है, ये आपस में भाई बहन ही है, एक ही माँ बाप से जन्मे है ना भाई, भाई बहन ही है। ये दोनों जो है वो अप्रभावी कैरेक्टर लेकर आ गए हैं, ये ऐसे हो गए या तो हमें जो नहीं चाहिए वो पैदा हो गए, मतलब कि इनमें प्रतिरोधक क्षमता भी कम है और दूध भी नहीं दे रहे। आएंगे तो सही मेंडल के नियम के अनुसार, है ना, प्रभावी अप्रभावी किसी न किसी अवस्था में तो आएंगे। तो भाई हमने फिर से इसमें बेस्ट सेलेक्ट कर लिया कि बेस्ट मादा ले ली और बेस्ट नर ले लिया, और ये भाई बहन है, इनमें वापस से जनन करवा दिया। ये लो, फिर 4 बच्चे कर दिए, 4 6 जितने भी हो सकते हैं भाई, हम 4 ही ले रहे हैं। फिर इनमें से कुछ सेलेक्ट कर लिया हमने, एक नर और एक मादा, और फिर उनमें जनन करवा दिया, फिर 4 बच्चे पैदा कर दिए। वही भाई बहन में हम क्या करवा रहे हैं, जनन करवा रहे हैं, जो कि हम पाप मानते हैं, लेकिन यहाँ पे करवा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे को जिसमें भाई बहन में ही शादियां करवा दी जाती है या भाई बहन में ही जनन करवा दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं एक ही नस्ल के, उसे हम बोलते हैं इनब्रीडिंग। इसको समझ लेना अच्छी तरह से। और कब तक, 4 से 6 पीढ़ियों तक। मान लो ये पहली पीढ़ी थी, ये हो गई दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, 5वीं, 6ठी, ऐसे 6 पीढ़ियों तक, 4 से 6 पीढ़ियों तक हम क्या करते हैं, एक ही नस्ल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक ही नस्ल के 4 से 6 पीढ़ी तक के संबंधित नर मादाओं में संगम करवाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, अंतः प्रजनन कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इस प्रजनन के अलावा जितने भी प्रजनन आएंगे वो सब आउटब्रीडिंग प्रजनन यानी कि बहिर्प्रजनन कहलाएंगे। ठीक है, 2 तरह के प्रजनन हमें पढ़ने हैं, अंतः प्रजनन और बहिर्प्रजनन। ये किस में हो रहा है, एक ही पीढ़ी में। ठीक, चलो अभी और 2-4 चीजें इसमें बाकी है, पहले हम थोड़ा सा काम कर लेते हैं एक स्पेशल। अब हम बात कर लेते हैं अंतः प्रजनन के लाभ क्या है। अंतः प्रजनन के लाभ और हानि, ये भी इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी है। अंतः प्रजनन के क्या लाभ है, आपको दिख ही रहा होगा कि हम क्या कर रहे हैं, बेस्ट कैरेक्टर को सेलेक्ट करते आ रहे हैं, और ऐसे कैरेक्टर यानी लक्षणों को सेलेक्ट कर रहे हैं जो समयुग्मजी होंगे, समयुग्मजी या प्रभावी होंगे, वही हमें दिख रहे हैं, और उसी से हम उनको क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं। तो एक तरह से हम शुद्ध जीनों का संकरण कर रहे हैं, मतलब कि हम ऐसी लाइन बना रहे हैं जो बिल्कुल प्योर लाइन, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, प्योर लाइन बोलते हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, अंतः प्रजनन द्वारा शुद्ध वंशक्रम विकसित होता है, जिससे समयुग्मजता को बढ़ावा मिलता है। समयुग्मजता मतलब वही कि क्या होंगे, या तो ए होंगे या ऐसे होंगे। ठीक है, कैपिटल ए होगा, या स्मॉल ए होगा, या स्मॉल बी होगा। समयुग्मजता लेकर आ रहे हैं, विषम युग्मजी को हटा देते हैं। कैसे हटाते हैं, देखो जरा इधर पिछले बोर्ड पे आपको समझाती हूँ। मान लो कि हमने 2 गायें ली है, ये ए थी और ये ऐसी थी। ठीक, इसमें हमने प्रजनन करवा दिया। अब क्या मिलेगा आपको, या एक को हम ले लेते हैं, 2 जीन्स ले लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहां पे मैं ले लेती हूं ए और स्मॉल बी, और यहाँ पे भी ले लेती हूँ ए कैपिटल ए और स्मॉल बी। इसमें संकरण कराते हैं तो आपको पता है, मेंडल सबने पढ़ा हुआ है, एक हमारे पास दोनों समयुग्मजी बनेंगे, एक हमारे पास ऐसा बनेगा, एक हमारे पास ऐसा बनेगा, और फिर एक हमारे पास ऐसा बनेगा। क्यों बना, कैसे बना, मेंडल के नियम हमने पढ़े हैं, फिर से मैं सारी डिटेल नहीं बता रही। अब इसमें हम जो ये सिलेक्शन करते हैं, यानी कि अच्छा नर और अच्छी मादा, वो कैसे करते हैं, हमें पता है कि ये बी वाला जो है, ये जो है वो गंदा जीन है, खराब जीन है। ठीक है, खराब है ये, तो हमें इसको निकालना है।
ये खराबी की वजह से जो हमारी मादा थी वो बीमार हो रही थी। तो हमें इस बी को निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इधर से इसको ले लेंगे और इधर से इसको ले लेंगे। ये खराब जीन जो आया है उसको बाहर निकाल देंगे, ठीक है। या ये आपको पता है ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, बीमारी फैलाएगा, ये रोग फैला रहा है क्योंकि ये खराब जीन है। तो हम क्या करेंगे, इसको लेंगे ही नहीं, हम ऐसी मादा ले रहे हैं जो कि क्या हो भाई, ये मादा ले ली और नर ऐसा ले लिया जिसमें कैपिटल ए हो, नर ये वाला ले लेंगे, इसको क्रॉस कर देंगे क्योंकि ये तो रोग फैलाएगा ही फैलाएगा, ये तो अप्रभावी अवस्था है और विषम युग्मजी है। ये क्या है, समयुग्मजी, इसको ले लिया, फिर इन दोनों में संगम करवाया, फिर जो आया वहां पे भी हम क्या करेंगे, मान लो ए बन रहा है और ए बी बन रहा है, ठीक है, और मान लो फिर ए बनेगा और ए बी दोनों सेम ही बनेंगे क्योंकि हमारे पास ये है। तो हम इसमें से भी एक ऐसे नर को ले लेंगे जिसमें ए हो और एक ऐसी मादा को ले लेंगे जिसमें ए हो, फिर इसको खा जाएंगे। यहाँ पे तो हमारे पास ऑप्शन था नहीं, यहाँ पे हमारे पास एक ऐसा नर आ गया है जिसके पास ए है समयुग्मजता में, और एक ऐसी मादा भी आ गई है जिसके पास ए है समयुग्मजता में। तो हम क्या करते हैं, समयुग्मजी लक्षणों का क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, उसमें भी प्रभावी वाले जो अच्छे हैं, खराब वाले को क्या करते जाते हैं, निकालते जाते हैं, क्योंकि हमें चाहिए ही नहीं, जो रोग फैला रहा है वो तो चाहिए ही नहीं, ठीक है, हमें तो प्रतिरोधक क्षमता अच्छी चाहिए। तो ये काम करते हैं हम, शुद्ध परीक्षण करते हैं, मतलब शुद्ध लाइन का सिलेक्शन करते हैं, ये हमारे लिए शुद्ध है, बस इसी को सेलेक्ट करते जा रहे हैं, जहां मौका मिला इसी को सेलेक्ट करेंगे। अगर नहीं है कोई चॉइस, जैसे यहाँ पे नहीं थी, यहाँ पे मादा ही थी सिर्फ ए वाली, नर कोई ए वाला था नहीं, तो फिर हमने एक बार इसको ले लिया। अगली पीढ़ी में हमने फिर क्या किया, हमको नर मिल गया ए वाला, तो ए वाले नर को ले लिया। तो इसीलिए 4 से 6 पीढ़ियों तक करवाया जाता है। दूसरा क्या है, अंतःप्रजनन द्वारा उत्तम लक्षणों वाली नस्लों को तैयार करके अधिक खाद्य उत्पादन प्राप्त किया जाता है। ये तो समझ आ ही गया होगा, अच्छी दूध देने वाली, अच्छा प्रोटीन हो जिसमें, अगर भैंस में है तो अच्छी वसा वाला, ठीक है, कोई ऐसा शीप आप लेके आ रहे हो यानी कि भेड़, अच्छा ऊन देने वाली। तो खाद्य से रिलेटेड हो या बिजनेस से रिलेटेड हो, आप क्या कर रहे हो, उत्तम लक्षणों वाले, मतलब सर्वश्रेष्ठ सुपीरियर लक्षण वाले कैरेक्टर को क्या करोगे, सिर्फ सेलेक्ट करोगे, बाकी खराब वाले को हटाते जाते हो। इसकी हानियां भी है, 2 तो लाभ है लेकिन इसके साथ एक नुकसान भी है जो आपको याद रखना है। सबसे पहला नुकसान क्या है, अंतःप्रजनन से विशेषतः संप्रजनन द्वारा जनन क्षमता व उत्पादकता में गिरावट आती है। इसे अंतःप्रजनन अवसाधन कहते हैं। इसे प्रत्येक पद पर चयन द्वारा कम किया जा सकता है। क्या है ये, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ये जो यहाँ लिखा हुआ है अंतःप्रजनन अवसाधन, इसको क्या बोलते हैं, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। ठीक है, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। अब क्या है ये इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, ये समझो। क्यों वैज्ञानिकों ने हमें मना किया, जैसा कि मैंने आपको पहले वाले वीडियोस में भी बताया है जब हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा था, कि साइंटिस्ट जो है, ये बात मैंने आपको पहले बताई है, शायद आपको याद हो या ना हो, कि साइंटिस्ट जो हम ये कहते हैं कि अपनी ही जाति में जो है वो कर लेना। मैंने आपको अंडमान निकोबार का एग्जाम्पल दिया था कि अंडमान निकोबार में जो ट्राइबल्स हैं वो अपने ही अपने भाई बहनों में शादियां करवा देते हैं, लेकिन उससे क्या हो रहा है, उनका जेनेटिक वेरिएशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि वही के वही जीन बार बार आ रहा है, भाई बहनों में ही शादियां करवा रहे हैं, तो जीन्स में कोई वैरायटी नहीं आ रही, और वैरायटी नहीं आएगी तो आपको पता है विकास नहीं होगा, एवोल्यूशन नहीं होगा। दूसरी चीज, अगर आप लंबे समय तक इन ब्रीडिंग करवाओगे, यानी कि उसी के भाई बहनों में बार बार जनन करवाओगे, तो उसका एक नुकसान होता है ये इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, मतलब धीरे धीरे आपकी जनन करने की क्षमता कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई, जनन करने की क्षमता, जनन क्षमता कम हो जाती है, और इसी को क्या कहते हैं, प्रजनन या अंतःप्रजनन अवसाधन कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है भाई, जनन क्षमता व उत्पादनता में गिरावट आती है। आप जनन नहीं कर पाएंगे, आपने मान लो 15-20 पीढ़ी तक भाई बहनों में जनन करवा लिया, अब एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि उनमें जनन होगा ही नहीं, क्योंकि उनकी जीन्स जो है वैरायटी खो चुके हैं, सेम सी चीज आ चुकी, कोई वैरायटी आएगी नहीं, और उनकी फिटनेस पे इफेक्ट पड़ता है। अब ये क्यों पड़ता है, नेचुरल है,
ठीक है, कि आपके जीन्स में वैरायटी खत्म हो गई और अब आप जनन नहीं कर पाएंगे। तो ये आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार पूछा जाता है कि अंतः प्रजनन की क्या हानि है या अंतः प्रजनन अवसादन क्या है, तो ये आपको लिखना पड़ेगा। अब इसको कम कैसे करें, सिंपल सा मेथड है, वो मैं आपको समझा देती हूँ। देखो, हमने एक ब्रीड में करवा रहे थे, ये जनन करवा रहे थे हम बार बार। अगर आप इस इनब्रीडिंग को रोकना चाहते हैं, मतलब कि आप चाहते हैं कि इनब्रीडिंग हम आगे भी करवाएं लेकिन ये अंतः प्रजनन अवसादन नहीं आए, तो उसका एक घरेलू नुस्खा क्या है, जादुई मैजिकल मेथड क्या है, आप किसी दूसरे ब्रीड से एक बार, सिर्फ एक बार इनका प्रजनन किसी दूसरे ब्रीड से करवा दो, बस ये अंतः प्रजनन अवसादन खत्म हो जाएगा। ये तरीका है सुधारने का। आपको पूछा भी जा सकता है कि इसे कैसे कम किया जा सकता है, तो उस नस्ल के किसी जीव का प्रजनन किसी दूसरे नस्ल के जीव से करा देने पर अंतः प्रजनन अवसादन खत्म हो जाता है। या ऐसा पूछा भी जाता है कि अंतः प्रजनन अवसादन आप कैसे खत्म करेंगे। ठीक है, ठीक, बात समझ में आई। अंतः प्रजनन के फलस्वरूप उत्पन्न समयुग्मजता, यानी कि जो होमोजाइगोसिटी आ रही है बार बार, वही ए आ रहा है, के कारण हानिकारक अप्रभावी जीन भी अपने हानिकारक लक्षणों को प्रकट कर देते हैं, क्योंकि वही मेंडल का नियम है, कभी न कभी अप्रभावी अपना प्रभाव दिखाएगा जब वो समयुग्मजी अवस्था में आएगा, और जब वो आएगा तो अपना खराब वाला इफेक्ट तो बताएगा ही। तो हालांकि हम उसको अलग कर देते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि हम खराब वाले जीन्स को, लक्षणों को देख के अलग करते जाते हैं, लेकिन आता तो है ही। ठीक है, तो अप्रभावी जो खराब वाला जीन है या जो हमारा जो लक्षण हमें नहीं चाहिए, वो हानिकारक लक्षण भी क्या होते हैं, कई बार उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, ये भी इसकी क्या है, एक हानि। दो लाभ हैं, दो हानियां हैं। अब बात करते हैं बहिर्प्रजनन की। ये क्या है, वही दूसरा हमारा मेथड है बहिर्प्रजनन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बहिर्प्रजनन क्या है, यानी कि बाहर प्रजनन करवाना, लेकिन उसके भी 3 आप विधियां पढ़ेंगे, आप ध्यान से पढ़ें। इसको क्या कहते हैं हिंदी में, आउटब्रीडिंग। क्या है आउटब्रीडिंग? बिना किसी संबंध वाले पशुओं के मध्य होने वाले प्रजनन को बाह्य प्रजनन कहते हैं। बिना किसी संबंध के, मतलब उनका कोई संबंध नहीं है, ना तो वो भाई बहन है, ना वो कजिन भाई बहन है, ना वो कुछ है। अगर उनके बीच में आप क्या करवाते हो, प्रजनन करवाते हो, जैसा कि हम करते हैं इंसान, है ना। हमारी कास्ट भले ही हम सेम रखते हैं, लेकिन हमारी रिश्तेदारी में हम शादियां नहीं करवाते। ठीक है, हम क्या करते हैं, हमारी कास्ट का कोई दूसरा एरिया में कोई रहता है या दूसरी जगह पे कोई रहता है, वहां पे शादी करवाते हैं। ऐसा नहीं कि कजिन भाई से या कजिन बहन से ही शादी करवा देते हैं, है ना। तो ये आउटब्रीडिंग आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अपनी नस्ल को और संबंधित भाई बहनों, कजिन, चाचा चाची, पापा पापी जो भी है, ठीक है, उन सबको छोड़कर किसी और से प्रजनन करवाना। लेकिन नस्ल क्या होनी चाहिए, नस्ल जो है वो अलग भी हो सकती है और सेम भी हो सकती है। अभी वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आउटब्रीडिंग की। आउटब्रीडिंग क्या है? इस प्रकार के प्रजनन में एक ही नस्ल के पशुओं में जिनके 4 से 6 पीढ़ी तक कोई उभय पूर्वज न रहे हो, भिन्न भिन्न नस्लों या भिन्न भिन्न प्रजातियों के पशुओं के मध्य प्रजनन होता है। क्या कहानी है ये, इसको समझो थोड़ा। ठीक है, बाह्य प्रजनन की प्रमुख विधियां हैं। इसमें क्या है, इनब्रीडिंग, मैंने आपसे पहले ही कह दिया, इनब्रीडिंग को छोड़ के जो भी प्रजनन आप करा रहे हैं वो सब आउटब्रीडिंग प्रजनन है। यानी कि क्या है, आउटब्रीडिंग क्रॉस, यानी कि बाहरी प्रजनन है। अब ये खुद की नस्ल में भी हो सकता है और किसी दूसरी नस्ल में भी हो सकता है, इसीलिए यहां लिखा है एक नस्ल के पशुओं में जिनके 4 से 5 पीढ़ी तक कोई उभय पूर्वज न हो। अभी मैं समझाऊंगी इसका क्या मतलब है। उभय पूर्वज ना हो या फिर भिन्न भिन्न नस्ल हो, नस्ली अलग अलग कर दी, एक ब्रीड ये एक ब्रीड वो, या फिर भिन्न भिन्न प्रजातियां हो, यानी कि जाति भी बदल दी आपने। अब आप बोलेंगे कि जाति बदलने पे तो जनन होता नहीं है, उसका एग्जाम्पल भी देंगे आपको। ठीक है,
जातियों के मध्य प्रजनन होता है। और इसकी हमारे पास कितनी विधियां हैं, नीचे आ रही हैं विधियां। सबसे पहली विधि की अगर हम बात करें, जिसको कहते हैं आउट क्रॉसिंग, यानी कि बहिर्संकरण। क्या है इसमें? इस विधि में एक ही नस्ल के, ये किसमें होगी, ये जो मैं अंडरलाइन करती जा रही हूँ, गोले बनाती जा रही हूँ, जरा उसको ध्यान दो। ये एक ही नस्ल के ऐसे नर व मादा पशुओं के बीच संगम कराया जाता है जिनके की 4 या 6 पीढ़ी तक कोई उभय पूर्वज नहीं हो। बहिर्संकरण के फलस्वरूप उत्पन्न संततियों को बहिर्संकर यानी कि आउट क्रॉस कहते हैं। जो हमने इन ब्रीडिंग को हटाने के लिए किया था, जो हमने अंतः प्रजनन अवसादन को रोकने के लिए किया था, वही ये कर रहा है। ठीक है, एक ही ब्रीड, मान लो ये ब्रीड थी, वही मैं गिर ही ले रही हूं ताकि आप समझ सको इस बात को। हमने इनमें क्या करवाया भाई, जनन करवाया। अब इसमें बहुत सारे गिर होंगे ना भाई, दो ही तो दुनिया में, दो ही गिर के नर व मादा तो नहीं होंगे, गिर की और भी बहुत सारे नर व मादा होंगे। तो मान लो ये दूसरे नर व मादा है, फिर इसमें जनन करवा दिया, ये प्राप्त कर लिया, 4 से 6 पीढ़ी बना दूं, फिर इसमें जनन करवा दिया, फिर ये बना दिया, फिर इनमें जनन करवा दिया, फिर ये बना दिया। ये सब भाई बहनों में करवा रहे। ये कौन सा है? ये अंतः प्रजनन है। अब क्या करना है आपको? अंतः प्रजनन को रोकने के लिए तो हम क्या कर रहे हैं, बहिर्प्रजनन करवाते हैं, है ना। ये बहिर्प्रजनन की सारी विधियां अंतः प्रजनन अवसादन को रोकने के लिए ही की जाती है। अब क्या करना है? नस्ल वही रखनी है, नस्ल वही रखनी है, गिर ही रखनी है, लेकिन ऐसे नर व मादा के बीच में, मान लो यहां से मैं एक नर ले लेती हूं, कितनी पीढ़ियां हो गई, जितनी भी हो, 1 2 3 4, मान लो ये 6ठी पीढ़ी है ना, पूरा बोर्ड भर जाएगा वरना पीढ़ी बनाऊंगी। मान लो ये 6ठी पीढ़ी है। अब इस 6ठी पीढ़ी के माँ बाप यानी कि पूर्वज तो एक ही थे, क्योंकि ये सब एक ही मतलब माँ बाप से जन्मे हुए ही हैं, भाई बहन ही थे ये आपस में, तो इनके पूर्वज ये हैं। ठीक है, अब मान लो ऐसा ही हमने किसी और में भी प्रजनन करवाया, इनमें, इन 2 नर मादाओं में, फिर इनकी क्या कर ली हमने, वही 4 से 6 पीढ़ियां प्राप्त कर ली, और ये हमारे पास ऐसा कैसा और करवाया हमने, नस्ल एक ही है। अभी फिर बात ध्यान, ये भी गिर है, वो भी गिर है। अब क्या करना है, इसके किसी नर को, मान लो ये इसका नर है और ये इसकी मादा है, इनमें प्रजनन करवा दिया। तो एक ही नस्ल के, परिभाषा को अब ध्यान से सुनना, एक ही नस्ल के 4 से 6 पीढ़ी तक ऐसे नर व मादा को, ऐसे नर व मादा के बीच में, एक ही नस्ल के ऐसे नर व मादा के बीच में संगम करवाना जिसके 4 से 6 पीढ़ी तक कोई उभय पूर्वज नहीं रहे हो। मतलब इनका पूर्वज तो ये थे, इनके पूर्वज तो ये थे, क्या ये दोनों एक है, उभय है। उभय का मतलब सेम या कॉमन, कॉमन नहीं है ना, इसके पूर्वज अलग है, इसके पूर्वज अलग है। तो ऐसा संकरण क्या कहलाता है, बहिर्संकरण। ठीक, ये बहिर्प्रजनन का ही प्रकार है। बहिर्प्रजनन कैसे भी हो सकता है, एक ब्रीड में भी हो सकता है, दूसरी ब्रीड में भी हो सकता है, और प्रजाति स्पीशीज में भी हो सकता है। ठीक है, उसमें पहला हम पढ़ रहे हैं बहिर्संकरण। उसका मतलब समझे आप कि हमें क्या करना है, ये तो अंतः प्रजनन था पूरा, ये वाला। ठीक है, जब भाई बहनों को ही करवा देते हैं, यहाँ पे ये भाई बहन नहीं है, उसके मम्मी पापा अलग है, इसके मम्मी पापा अलग है, मम्मी पापा को ही हम क्या कह रहे हैं भाई, पूर्वज कह रहे हैं। तो इनके पूर्वज अलग अलग है, कॉमन नहीं है। तो कॉमन पूर्वज नहीं हो और उनमें अगर हम संकरण कराते हैं तो ऐसे संकरण को हम बोलते हैं आउट क्रॉस ब्रीडिंग। ठीक है, ये किसकी है भाई, उदाहरण मैं आपको दे देती हूँ। एक हमारे पास हमने कराया हुआ है भाई, साइंटिस्ट ने, मरीनो भेड़ और बीकानेरी भेड़ में। पहले ये पढ़ लो, इस विधि द्वारा अंतः प्रजनन अवसादन खत्म होता है। ठीक है, ये बात हम पहले ही कर चुके हैं, इसको कैसे खत्म करें उसमें उपायों में मैं आपको बता चुकी हूँ कि आप ये करवा के, मतलब अगर आपको डिप्रेशन हो रहा है,
अवसादन हो रहा है तो आप उसको क्या करो, किसी दूसरी ब्रीड से करवा दो, तो आपका अवसादन खत्म हो जाएगा। ये बात हम कर चुके हैं। तथा पशुओं की दुग्ध उत्पादन क्षमता व मांस उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है वो हमें देखना है। एक और एग्जाम्पल देख लो, ये वाला, ये देखो जो मैंने आपको लाइन से समझाया। ये दोनों थे, इनके ये बच्चे हुए, इनके बच्चों से बच्चे हुए, और यहाँ पे एक बच्चा होगा, ठीक है, इधर बच्चा। ये दो अलग मम्मी पापा हैं, इनके बच्चे हुए, 4 से 6 पीढ़ियां निकाल ली, इनका एक बच्चा हुआ। अब इन दोनों में संगम करा के हमने ये फाइंड किया। इसके मम्मी पापा अलग है, इसके मम्मी पापा अलग है, कॉमन पूर्वज नहीं है। और कितनी पीढ़ियों तक? 4 से 6 पीढ़ियों तक। और हमने ये वाली ब्रीड निकाल ली नहीं, ठीक। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, जिसको हम बोलते हैं क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग क्या है? वो एक नस्ल में था, अब इसमें नस्ल बदल दो, नस्ल दूसरी ले लो, ठीक है। इस प्रकार के प्रजनन में या बाहरी प्रजनन में, इस प्रकार के बाहरी प्रजनन में भिन्न भिन्न नस्ल, उसमें क्या थी? ब्रीड सेम थी, नस्ल सेम थी, बस भाई बहन नहीं थे। यहाँ पे नस्ल चेंज करनी है हमें। कि श्रेष्ठ नर व श्रेष्ठ मादा के बीच संगम या सहवास कराया जाता है, यानी कि वही प्रजनन करवाया जाता है, ठीक है। इससे उत्पन्न संतति में संगम में भाग लेने वाले दोनों नस्लों के श्रेष्ठ लक्षणों का समावेश किया जाता है। मतलब आपको जो चाहिए बेस्ट क्वालिटी आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। भेड़ की हिसारडेल नस्ल, जिसका विकास पंजाब में किया गया है। गाय को करन स्विस नस्ल, गाय की भी एक नस्ल है हमारे पास जिसका नाम है करन स्विस नस्ल, ठीक है। नस्ल, इसका विकास राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान एनडीआरआई करनाल द्वारा किया गया है। ये चाहे आप याद रखें या ना रखें तो इम्पॉर्टेंट नहीं है इतना, बस आपको नाम याद रखने हैं दोनों के, गाय की करन विसल और भेड़ की हिसारडेल नस्ल। ये क्या है? इनमें दो भिन्न भिन्न नस्लों, मतलब कि एक नस्ल ये हो गई, एक नस्ल ये हो गई, ठीक है। इन दोनों नस्लों के नर व मादा का संगम करवाया, नस्ल बदल दी, भिन्न भिन्न नस्लों में करवा रहे हैं। और फिर जो नई नस्ल हमें प्राप्त हुई वो ये वाली है, ठीक है। इसका उदाहरण दे ही रखा है, हिसारडेल जो है, ये देखिए, ये है ये वाला और ये वाला, दोनों ही एग्जाम्पल जो है ये आउट क्रॉस ब्रीडिंग के हैं, ठीक है। ये एनसीईआरटी में दिया है इसलिए आपको याद रखना है भाई। क्या किया हमने? बीकानेरी काऊ, जो भेड़ थी या काऊ है जो भी है, रुको, जो हमारी बीकानेरी भेड़ थी, ये एक बीकानेरी भेड़ जिसको हम क्या बोलते हैं? बीकानेरी ईव बोलते हैं, उसका संगम हमने मैरिनो भेड़ से करवाया। ये दोनों अलग अलग ब्रीड की है, इसकी ब्रीड नस्ल अलग है, इसकी नस्ल अलग है, ठीक है ना। इनके मम्मी पापा सेम है, अलग अलग मम्मी पापा है दोनों के। इनके बीच में हमने संगम करा के एक नई प्रकार की भेड़ बना ली जिसको बोलते हैं हिसारडेल। ये सब याद रखना है बच्चों और एग्जाम्पल में लिखना भी है। ये वाला तो कम से कम लिखना ही है, ये वाला बस मैंने आपको समझाने के लिए दे दिया, ठीक है। ये उदाहरण है इस बात का। किसका उदाहरण है? आउट क्रॉस यानी कि बहिसंकरण का। आई होप बहिसंकरण आपको समझ में आ गया कि जो भाई बहन के अलावा किसी दूसरी एक ही नस्ल के किसी दूसरे से करवा दो, है ना, जैसा कि हम करवाते हैं। हमारे कल्चर में जाति सेम होती है, बस रिलेटिव नहीं होते, मतलब वो भाई बहन या कजिन नहीं होते, वो कोई तीसरा या दूसरा होता है, वैसा वाला। बीकानेरी भेड़, मेरिनो भेड़, हिसारडेल भेड़ बनी, ये आपको याद रखना है। और इसकी जो आप देख रहे हैं शक्लें तीनों की अलग अलग ही है, ठीक है। ऐसे ही डॉग्स में करवाते हैं। आप डॉग्स की जितनी भी वैरायटी देखते हैं, ये लैब्राडोर, पग, और ये कैसे बनी है? ये ऐसे ही बनी है, या तो इन ब्रीडिंग से या फिर आउट क्रॉस से, कि एक प्रकार के डॉग को दूसरे प्रकार के डॉग से हमने प्रजनन करवा दिया और किसी तीसरे प्रकार की ब्रीड हमारे पास सामने आ गई।
है ना। जैसे लैब्राडोर का जर्मन शेपर्ड से करवाया तो एक नए प्रकार का डॉग विकसित हो गया, बहुत फेमस हो गया, फिर वो महंगे में बिकेगा, है ना। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो ये कुकर स्पैनियल और ये पॉडल, ये दोनों अलग अलग ब्रीड के, एक ही नस्ल के थे, मतलब इनकी नस्ल सेम है ना, एक ही नस्ल के हैं लेकिन इनके मम्मी पापा अलग हैं। इन दोनों में जब हमने जनन करवाया तो हमारे पास एक तीसरे प्रकार का ब्रीड आ गया जिसको हम बोलते हैं कॉकपू। भाई बहुत हजारों वैरायटी है डॉग की, आदि तो मुझे पता भी नहीं है। नेक्स्ट है अंतः प्रजनन, यानी कि अतः विशिष्ट संकरण या अंतर जातीय संकरण, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इसमें क्या है, नाम लग रहा होगा आपको, अंतर विशिष्ट अंतर जातीय संकरण, मतलब कि क्या है, जातियों में संकरण कराना है। अब आप बोल रहे होंगे कि मैम आपने तो कहा था कि दो अलग अलग जातियां संकरण कर नहीं सकती है, लेकिन मैम ने आपको ये भी बताया था कि आप चाहो तो वैसे तो अलग अलग जातीय संकरण या प्रजनन नहीं करती, लेकिन वही मैंने आपको कहा था अगर आपके दिमाग में फितूर है कि नहीं मैं तो दो जातियों में जनन करवाऊं, और आपने वही घोड़े और आपने गधे में जनन करवा के खच्चर पैदा कर दिया, लेकिन जो एक तो जबरदस्ती आपने प्रजनन करवाया, और प्रजनन करवाओगे तो क्या होगा, जो खच्चर पैदा हुआ है वो आगे जनन नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें वो कैपेबिलिटी नहीं है, स्पीशीज आपस में जनन कर ही नहीं सकती, आपने जबरदस्ती स्पीशीज में जनन करवाया, चलो हो भी गया, लेकिन अब जो पैदा हुआ है वो अकेला ही है, मतलब वो आगे क्या नहीं कर पाएगा, जनन नहीं कर पाएगा, इनफर्टाइल रहेगा। तो ऐसे प्रजनन को हम क्या बोलते हैं, अंतर जातीय संकरण या अंतर विशिष्ट संकरण। इस विधि में दो भिन्न भिन्न जातियों के नर व मादा के बीच संगम कराया जाता है। ठीक है, जातियां अलग अलग ले ली, पहले में क्या करना है, नस्ल सेम लेनी है, दूसरे में दो भिन्न भिन्न नस्ल लेनी है, और तीसरे में जातियां ही अलग अलग ले देनी है। ठीक है, इसके फलस्वरूप उत्पन्न संतति में संगम में भाग लेने वाले दोनों जातियों के लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि खच्चर में दिखते हैं, घोड़े और गधे दोनों के सिमिलर कैरेक्टर दिखते हैं। इन संततियों का अत्यधिक आर्थिक महत्व होता है, लेकिन ये बंध्य होती है, मतलब कि स्टेराइल होती है, ये जनन नहीं कर सकती। आगे आप चाहो कि खच्चर से भी खच्चर पैदा हो, वो पॉसिबल नहीं है। उदाहरण खच्चर। ठीक है, घोड़े और गधे में हमने क्या करवाया भाई, संकरण करवाया और म्यूल को पैदा कर दिया, लेकिन ये म्यूल में क्या है भाई, घोड़े के भी कुछ कैरेक्टर है, मतलब ये घोड़े की तरह तेज भाग सकता है, वजन उठा सकता है। ठीक है, और गधे की तरह इसकी हाइट जो है वो कम है, लेकिन ये कैसा है, ये स्टेराइल है। ठीक, चलिए अच्छा, और भी अगर आप एग्जाम्पल इसके लिखना चाहते हैं तो मैं आपको बता देती हूं। देखो कुछ जो आपको याद रखने हैं, एक तो है जैसे लीगर। अब ये लीगर कैसे याद रखोगे आप, देखिए लीगर कैसे याद रखोगे, इसमें ये कॉन्सेप्ट नहीं बैठेगा जो मैं आपको अब बताने वाली हूँ, ये तो आपको याद ही है वैसे भी। जैसे लीगर है, लीगर में क्या देखो, पहले जो रहेगा जिसका पहले अल्फाबेट है वो मेल है, मतलब कि नर है, और दूसरा वाला जो है वो मादा है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, अब लीगर को टुकड़े कर दो, लीगर से बना लायन, LI किससे बना, LI से बना हमारा लॉयन, यानी कि शेर। शेर का क्या लेना है आपको, नर लेना है, क्योंकि पहला लेटर जो है, पहला जो दो लेटर है वो नर को डिनोट कर रहे हैं। लॉयन लेना है, और गर से क्या बनाएगा, टाइगर, तो टाइगर आपको क्या लेना है, टाइगर की मादा लेनी है। ठीक है, तो एक ये भी क्या है, ये हमारा ये खच्चर की तरह एक क्या है, अंतर जातीय जो है जनन का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। ऐसे ही और भी है, जैसे हिन्नी, ये हॉर्स है, H से हॉर्स, नर हॉर्स है, और डंकी जो है वो क्या है, मादा। ठीक है, हिन्नी डंकी, ही से हॉर्स ले लिया, नी से डंकी याद कर सकते हो। ऐसे ही आपको बताया लीगर क्या है, जैसे कि मैंने बताया लॉयन और टाइगर, लॉयन नर वाला और टाइगर जो है वो मादा वाली, जिसको टाइग्रेस बोलते हैं। ठीक है, मादा टाइगर। ठीक है, वो तो ऐसे और एक दो एग्जाम्पल है, और नोट्स में और मैं आपको एक दो लिख दूंगी। ठीक है, चलिए
अब बात करते हैं कृत्रिम प्रजनन यानी कि कृत्रिम गर्भाधान की। क्या है कृत्रिम गर्भाधान? कृत्रिम गर्भाधान कुछ नहीं, लैब में यानी कि आप जो अपने नियंत्रित वातावरण में करवाते हैं, अपनी मर्जी से करवाते हैं, अपनी मर्जी के वांछित लक्षणों का चयन करते हैं, जानवरों का चयन करके, प्राकृतिक रूप से नहीं किसी और तरीके से आप क्या करवाते हैं, जनन करवाते हैं, तो वो क्या कहलाता है? कृत्रिम प्रजनन यानी कि कृत्रिम गर्भाधान कहलाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत चयनित नर व पशु का वीर्य प्राप्त करके विशेष उपकरण द्वारा माता के ऋतु काल में आने पर मादा के जनन पथ में पहुंचाया जाता है। ठीक है, क्या करा जाता है इसमें? क्या करेंगे? नर हम सेलेक्ट करेंगे, मादा हम सेलेक्ट करेंगे। जब मादा का ऋतुकाल या जो उसका पीरियड चल रहा होगा, मासिक धर्म चल रहा होगा, तब हम उसकी काउंटिंग करेंगे, यानी कि कब उसका मासिक धर्म आता है, कब उसका एग एवोल्यूशन होता है, मतलब एग कब बाहर निकलता है। जैसे ह्यूमन में 14th डे पे हम बोलते हैं, तो हर एनिमल में अलग अलग होता है। तो पहले आप स्टडी करेंगे उसका पूरा, फिर क्या करेंगे? एक नर सेलेक्ट करेंगे जिसके लक्षण आपको चाहिए, उसका आप क्या लेकर आएंगे? वीर्य लेकर आएंगे, यानी कि सीमन लेकर आएंगे, और फिर उन दोनों का संगम करवाएंगे, मतलब इसके वीर्य को मादा के अंदर डालेंगे। ठीक, इस प्रक्रिया में सबसे पहले वांछित उत्तम लक्षणों वाले जनकों का चयन किया जाता है। पहले आपको चयन करना पड़ेगा कि आपको मादा में कौन से कैरेक्टर लेने हैं और नर में कौन से। इसके बाद उत्तम गुणों वाले नर का वीर्य एकत्र किया जाता है, करना पड़ेगा आपको, बाहर निकालना पड़ेगा उसका सीमन। ठीक है, जो भी आप गाय भैंस जो भी आप पशु ले रहे हो उसका। ठीक है, इस वीर्य का उपयोग उसी समय कर लिया जाता है, अन्यथा इसे हिमीकृत करके रखा जाता है, जहां इसकी आवश्यकता होती है वहां पहुंचा दिया जाता है। एक तो ये कि अभी निकाला और अभी मादा के शरीर में प्रवेश करवा दिया, जिस भी गाय या भैंस के। लेकिन आपको ये है कि नहीं, मादा तो यहाँ है ही नहीं, मादा तो भाई हरियाणा में, हम तो राजस्थान के किसी नर का संगम मादा हरियाणा की किसी मादा से करवाने वाले हैं। तो फिर क्या करोगे? आपको पता है वीर्य तो भाई 24 घंटे, जो स्पर्म है वो तो 24 घंटे में जो है मिनिमम जिंदा रह पाएंगे, उसके बाद क्या हो जाएंगे? डेड हो पाएंगे। तो उसका इलाज क्या है? आपको उसे हिमीकृत करना होगा। अब ये हिमीकृत क्या है? आपको -190 डिग्री सेंटीग्रेड लिक्विड नाइट्रोजन यानी कि द्रवित नाइट्रोजन पर उसको क्या करना पड़ेगा? स्टोर करके रखना पड़ेगा। ये जनरली काम में लिया जाता है, आप इसको याद रखें कि किसी भी सीमन को, एग को या टिश्यू को जिसको हम जिंदा रखना चाहते हैं, उसको क्या करना होता है? हमें -196 डिग्री सेंटीग्रेड द्रवित नाइट्रोजन यानी लिक्विड नाइट्रोजन पे हम उसको क्या कर सकते हैं? फ्रोज करके रख सकते हैं, जिससे कि वो मरेगा नहीं, जिंदा रहेगा स्पर्म। तो हम कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, और उसको जहां जरूरत है वहां पहुंचा सकते हैं। संकर जीवों के उत्पादन में सफलता बढ़ाने के लिए बहुअंडपी यानी कि मल्टी ओव्यूलेशन भ्रूण स्थानांतरण तकनीक, इसको याद रखें, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, जिसका नाम है मोइट। ठीक है, वो आपको यूज करनी है। क्या है ये मोइट? मैं आपको अभी समझाऊंगी, पहले पढ़ लो इसको। इसके परिणाम स्वरूप गाय में 6 से 8 अंडे उत्पन्न करती है, जबकि सामान्य प्रतिचक्र 1 अंडे का निर्माण होता है। ये हमें पता है कि एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में 1 ही अंडा निकलता है, क्योंकि गाय भी मैमल ही है। मैमल का भी लाइफ साइकिल, वो जो पीरियड है वो तो सेम ही होगा। ऐसा तो नहीं है गाय एक बार में 10 अंडे निकालती है, ओव्यूलेशन करती है। ओव्यूलेशन में तो 1 ही अंडा निकलेगा, 1 ही एग निकलता है। अंडा मतलब एग है ना, वो वाला अंडा नहीं। इस गाय का संगम या तो उत्कृष्ट लक्षणों वाले सांड के साथ कराया जाता है। इसके पश्चात 8 से 32 कोशिकीय निषेचित अंडा मतलब जायगोट, एक बार पढ़ लो, मैं आपको एक बोर्ड पे समझा रही हूं उसको, को बिना शल्य क्रिया के प्राप्त करके सरोगेट मादा क्या होती है? जो दूसरे के बच्चे को अपने गर्भाशय में रखती है, उसको सरोगेट मादा कहते हैं। ठीक है, में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इस विधि द्वारा कम समय में ही
अधिक दुग्ध उत्पादन व उच्च गुणवत्ता वाले गो पशुओं की नस्लें उत्पन्न की जाती है। ठीक है, अब समझ लो क्या कह रहा है ये। देखो, ये हमारी एक गाय है, गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। सुना है क्या ये डायलॉग? अरे सुने हो क्या? ठीक, ये गाय है। अब गाय का मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ही एग को रिलीज करती है नॉर्मली। हम क्या करेंगे, इस गाय को, अब देखो गंदी सी गाय बना रही हूं मैं, है ना, ज्यादा इसके मुंह पे मत जाना। बहुत भयंकर वाली गाय बनाने वाली हूं मैं। ठीक है, ये गाय है। इसमें क्या होता है, नॉर्मली एक ही एग निकलता है एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में। हम इसको क्या करेंगे, FSH दे देंगे। आप बोलेंगे मैम गाय कम और हिप्पोपोटामस ज्यादा लग रहा है ना? राइट, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको FSH दे देंगे। FSH मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या करता है ये, एग का फॉलिकल को वृद्धि करवाने में, उनकी संख्या को बढ़ाने में वृद्धि करता है। ठीक है, ये FSH देंगे तो इसमें एक से ज्यादा एग बनना शुरू हो जाएंगे। अब इसमें मान लो बहुत सारे एग बन गए, अंड उत्सर्ग भी हो गया। अब हमने जो ओव्यूलेशन हो गया, हमने जो नर का सीमन ला के रखा हुआ है, वीर्य, अब वो कैसे भी, या तो उसी समय निकाल लो या फिर मैंने कहा नाइट्रोजन में, आपने लिक्विड नाइट्रोजन में उसको स्टोर करके रखा है। इस वीर्य को हम यहाँ पे इसके गर्भाशय में डाल देंगे। क्या हो जाएगा भाई, निषेचन हो जाएगा, जायगोट बन जाएगा। अब इसमें से हम 6 से 8 जायगोट निकाल लेंगे। ठीक है, मान लो कि ये अंडे थे, जितने भी अंडे थे, निकालेंगे नहीं अभी 6 से 8 जायगोट बन गए हैं इसके अंदर। 6 से 8 अंडे थे, उसमें स्पर्म को तो चाहिए, वैसे तो एक स्पर्म एक ही अंडे से करता है, लेकिन यहाँ पे तो अंडे ही बहुत सारे हैं, तो हमारे पास मान लो 6 से 8 जायगोट बन गए अंदर। ठीक है, अब इसको यहाँ नहीं रहने दे सकते भाई, गाय का पेट इतना, एक गाय के पेट में एक ही बच्चा रह पाएगा ना। कई बच्चे सोचेंगे मैम निकाला क्यों, अभी मैं जब बोलूंगी कि निकाला तो वो दिमाग लगाएंगे मैम निकाला क्यों, वहीं पे रहने देते। भाई गाय है, 8 बच्चे थोड़ी लेकर पेट में घूमेगी, है ना। तो वही 6 से 8 जायगोट बन गए। अब हम क्या करेंगे, थोड़े दिन इनको वही रहने देंगे। जब ये 8 से 32 कोशिकीय अवस्था में होंगे, जो कि अभी हमने पढ़ा था, और ये आप पहले भी पढ़कर आए हैं। कहाँ पढ़ के आए हैं, जरा याद करो, जब हमने वो जिफ्ट मेथड पढ़ा था, याद आ रहा है कुछ? जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर मेथड पढ़े थे ना ह्यूमंस में, है ना। वैसा ही कुछ यहाँ पे हो रहा है। वहां पे भी हमने कहा था 8 से 32 अवस्था में, ये वही वाला मेथड हम यूज कर रहे हैं। इसमें क्या है, 8 से 32 वाली अवस्था में होंगे तब इनको निकाल लेंगे। निकाल के क्या करेंगे, मान लो 8 है हमारे पास, तो हम 8 गायें ले लेंगे, मादा गाय। अब गाय है तो मादा ही होगी, है ना, कॉमन सेंस। अभी इन गायों में हम क्या कर लेंगे, एक एक अंडा जाइगोट जो है वो सबको दे देंगे। एक में सब एक साथ नहीं डालने, 8 गाय लेनी है, 8 हमारे पास जाइगोट है, 8 गाय लेंगे, 8 में एक एक को डाल देंगे। अब इस गाय को क्या बोल देंगे, सरोगेट मदर, क्योंकि ये दूसरे के बच्चे को पालेगी अपने पेट में, ये सरोगेट मादा है। बस बच्चा जन्म लेगा, फिर वही इससे 8 नई संतति की हमारे पास क्या तैयार हो जाएगी, उत्तम लक्षणों वाली गाय तैयार हो जाएगी। अब लड़का होगा तो भाई सांड या बैल, और लड़की होगी तो गाय। ठीक है, और ये प्रोसेस हम करते रहेंगे, मतलब फिर उसको FSH हार्मोन दे देंगे, फिर उसमें अंडे सिक्रीट होंगे, फिर जाइगोट बनेगा। अब ये साइकिल चलाते रहेंगे हम हमारे मतलब के लिए। एक तरह से ये क्या है भाई, एक तरह से ये अंडे पैदा करने वाली मशीन बना दी है हमने इसको। तो ये है कृत्रिम प्रजनन, क्योंकि हम इसमें क्या करवा रहे हैं भाई, कृत्रिम रूप से जनन करवा रहे हैं, हमारी इच्छा की मादा, हमारे इच्छा का नर। ठीक है, समझ गए, ये है कृत्रिम प्रजनन। तो आई होप आपको ये चीज जो है वो समझ आ गई होगी। और इसी के साथ आज का हमारा जो लेक्चर है वो यहीं पे ख़त्म होता है।
और इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जैसे कि मैंने कहा, तो इसको ध्यान से पढ़ें और अच्छे से पढ़ें। मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में अगली कहानियों के साथ।